अस्सलाम वालेकुम जी। जो सूरत हाल है ना वो बड़ी अजीब सी है। मैं एक माजी का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। रावलपिंडी से ताल्लुक़, और पुलिस वाले भी हमारे दोस्त ही थे, हमारे मुआशरे का हिस्सा होते हैं, फ़ौजी भी, पुलिस भी, अफ़सर भी, बिज़नेसमैन्स भी। ज़्यादा बिज़नेसमैन हैं रावलपिंडी में, सिटी में। तो बड़े अच्छे एक पोस्ट पर थे वो जूनियर, लेकिन बड़ी हाई जो आप कह लें कि जो आला अफसरान हैं उनके साथ हमेशा उनकी ड्यूटी रही। तो बड़े वाक़यात भी वो बताया करते थे। नाम नहीं मैं बताऊंगा। उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी, तो मैं मतलब मौज़ूआत थे, तो उन्होंने एक बताया कि जब चोर पकड़ते हैं, ये चोरी के इल्ज़ाम में कोई आता है, तो एक तो होता है पहला पीरियड के मतलब उसको गिरफ्तार कर किया जाता है, लाया जाता है, और पर्चा हो गया। वो कहते उस वक्त में ना इतना जज नहीं हो रहा होता। अगर तो प्रोफेशनल चोर होता है तो पहले ही पता लग जाता है। मतलब दो चार सवाल होते हैं कि की ना जे तेरा, केड़े स्कूल च पढ़िया, केड़ा इलाका है, कौम केड़ी है। कहते हैं हमें बहुत हो गया ना, 8-10 सवालात होते हैं, उसके बाद हमें अंदाज़ा होता है कि मेन 80-90% पता लग चुका होता है ये कौन से हैं। तो कहते फिर ये आ जाता है कि पहली दफ़ा कुछ है। तो अब मैं ये बड़े तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि जब लोग चले जाते हैं, थाने में होते हैं अकेले, तो कहते हैं मारते नहीं किसी को ना, अगर चोर ना हो तो। कहते बहुत हो गया ना, तो आधा घंटा या 1 घंटा, उसके बाद हमें पता होता है ये बेकसूर है, ये क्या हुआ है, हमें सब कुछ पता होता है। तो कहते हैं अक्सर जो उनसे होता है ना, ऊपर से कोई गलत आर्डर हो तो वो एक अलहदा बात है, बेकसूर को नहीं मारते। कहते हैं हमें भी जो है ना तकलीफ हो रही होती है कि यार जो कुछ भी है, हमारे फंड से पूरे नहीं हो रहे थे, हमारे बच्चों को स्कूल का मसला होता है, तो हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं होती, तो फिर हम मजबूरी में रिश्वतें लेते हैं। ये उनका मौकफ है, तो मैं इसलिए बिल्कुल नाम नहीं लूँगा। लेकिन चोर के हवाले से बात करनी थी मैंने, कि चोर जो उनसा होता है ना, वो बता रहे थे कि हमें पता लग जाता है कि ये कौन है जो चोर होता है, तो फिर उसको हमने बयान लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमें मारना मुरना पड़ता है, अदरवाइज हम मारते नहीं। 1 घंटे से पहले पहले, पहली बात तो ये 5-10 मिनट में ही पता लग जाता है कि ये क्या है। तो जो चोर नहीं होता ना, कहते हैं वो एंड ये होता है जब मार पड़ने के बाद एक खास सता जाती है ना, तो उसके बाद वो अकड़ जाता है। वो कहता है बस ठीक है, अब मेरी जान गई, इज्जत गई। फिर वो अकड़ता है। कहता है उससे हमें खौफ आता है, उस वक्त से हमें खौफ आता है कि ये अब ये जो अकड़ रहा है ना, ये टारगेट किसको करता है। कहते हैं उसकी बददुआ से भी डर लगता है, और उसके आने वाले रिएक्शन से भी डर लगता है। क्योंकि एक नहीं, हमारे सामने बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं कि जो बेकसूर, जिनको मारा गया, किसी के कहने पे मारा गया, या अपनी रंजिश, अपना गुस्सा, फिर उसने जो पलट के काम किया ना, वो बहुत भयानक किया। और वो ऐसा किया कि अक्ल, समझ, शऊर के साथ जो ना उसने दूसरे को बर्बाद किया, इसलिए कि उसकी जिंदगी इन लोगों ने अपने जाती लालच में, या किसी के कहने पे, या किसी भी तरीके से बर्बाद की होती है। जिंदगी बर्बाद की दी होती है, और उसकी जिंदगी बर्बाद होती है तो उसकी नस्ल की जिंदगी बर्बाद होती है। तो वो अगर अकड़ता है ना, तो या तो बिल्कुल उसको ऐसा कर देते हैं कि वो बेचारा किसी काबिल ही न रहे, तो फिर ये समझते हैं कि बस अब अगला जहान तो हमारा फारिग ही है। ये मैं उसकी सोच की सतह बता रहा हूँ। तो कहता है मैं फिर मतलब ये बता रहे थे कि हम लोग कोशिश करते हैं हम थानों में जाएं, वहाँ पे मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन मैं एक अलहदा सा उसमें गया। और हकीकत भी थी, बड़ा शरीफुल नफ्स आदमी था, वैसे बहुत दलेर था, बड़े लेकिन बहसीत एक इंसान के बहुत ही अच्छा आदमी है। अभी रिटायर है। तो ये बात है। इस वक्त में मैंने फवाद चौधरी का देखा ना, जिस टाइम में जिस तरीके से वो भाग रहा है नशइयों की तरह, कि जैसे वो नाली के किनारे पड़े हुए होते हैं ना नशई, उनका उनको इस बात की तो इज्जत का तो पास होता ही नहीं, बस ठीक है, सब कुछ रोल चुके होते हैं, बस अपने दिमाग में उन्होंने एक दुनिया बसाई हुई होती है, नशा लेते हैं। और तो ये वही लोग हैं। अभी आप देखें कि जिनको ये कहा जाता है कि जो अमेरिकन इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक ना बने, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली ना हो सके, उनके अपने मफादात हैं।
وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کو نہیں ڈسکس کرنا اس موضوع کے اندر. چائنیز یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ ہم اپنے سی پیک کو بھرپور طریقے سے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو پاکستانیوں کا حصہ دیں اور ہم اپنا راستہ سیدھا کریں. یہی ہے نا مفاد کی جنگ. انڈینز اب کچھ اور چاہ رہے ہیں, رشینز کچھ اور چاہ رہے ہیں, ایرانین جو ان سے ہیں نا وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے بات کھڑی ہوئی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وہ فواد چودھری جو فرعون بنا ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے تک, کچھ دن پہلے تک, ہفتوں بھی نہیں, کچھ دن پہلے تک, کہ امریکنز میرے گھر چل کے آ رہے ہیں, مجھ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, میں ہوں وہ جو یہاں پہ انسان کو جینے کی اجازت دوں یا کہ نہ دوں. فرعون یہی تھا نا, وہ یہ تھوڑی کہتا تھا کہ میں وہ خدا ہوں جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے, وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں وہ خدا ہوں جو انسان کو زندہ چھوڑوں یا کہ نہیں. یہ اس کی, اگر آپ اس کی مطلب یعنی کہ جو تھیوری ہے اس کو دیکھیں تو وہ تو یہ تھی, اور ٹھیک تھا. یعنی کہ زمین پہ خدا بنا ہوتا نا, وہ جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا, اور خدائی تھی اس کے پاس, نعوذ باللہ, جل ہی تھی لیکن تھی. انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا نا. وہ کہتا ہے کہ یہ جج کی سیٹ جو تھی نا, یہ میری سیٹ ہے, تو اس وقت تک بیٹھ جب تک قیامت کے دن میں اس پہ نہیں بیٹھ جاتا, اور جب میں بیٹھوں گا تو انصاف کروں گا. توبہ, یہ رب کی سیٹ ہے جس کے اوپر جج بیٹھتا ہے, جس کے اوپر بندیال بیٹھا ہوا ہے, جس کے اوپر ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا, جس کے اوپر آصف سعید کھوسا بیٹھا ہوا تھا, جس کے اوپر افتخار چودھری بیٹھا ہوا تھا. یہ رب کی سیٹ ہے, یہ کوئی اور دوسری سیٹ نہیں ہے. وہاں پہ بیٹھ کے انسان کی زندگی, موت, ان کے ہر معاملے کا جو انسان ہے وہ اختیار ہوتا ہے ان کے پاس. کسی کو چاہے برباد کر دے, جس کو چاہے راستہ دے دے. انسان کے پاس دی ہوئی ہے نا یہ سیٹ. موضوع سے ہٹ گئے جی. فواد چودھری کو جس طریقے سے بھاگتے ہوئے دیکھا, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں نے پھر ایک مکس کر کے وہ وائس آف پالیٹکس کا پر ٹیگ بھی لگایا کہ یہ جس ٹائم میں پارلیمنٹ میں تھے, اور اس پارلیمنٹ میں تھے جو غلاظت کا ڈھیر, یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی جیک کر کے اس پارلیمنٹ کو بناتی ہے, لیکن پھر بھی اس میں سے راستہ نکلتا ہے. ایک ایک پارلیمنٹیرین کے اپلیکیشن دینے والے سے سائن لیے جاتے ہیں. فرعونیت دیکھیں ان ججوں کی, ثاقب نثار کی, کہ پارلیمنٹیرین سے سائن لیے گئے, کہ حلف نامے لیے گئے, پھر تم اپنا کاغذات نامزدگی جمع کرا سکو گے. ایک ایک شخص سے لیے جو کہ جن لوگوں نے لیے نا پھانسیوں کے حقدار ہیں. لیکن آپ دیکھیں وقت کا پلٹنا, ابھی پلٹ رہا ہے, ابتدا ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں ان کی حالتیں. وہ شہباز گل وہ بھاگ گیا, وہاں پہ جا کے مظاہرے کر رہا ہے. اس کے سانس نہیں برابر ہو رہے تھے پاکستان میں جب تک تھا. کبھی ایمبولینس پہ پڑا ہوتا تھا. اس کے ڈرامے دیکھیں, عمران خان کو دیکھیں, یعنی کہ اس کو صرف گرفتاری کا خوف آیا ہے. 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, اس کی ٹانگ ہی نہیں ٹھیک کے ہو کے دے رہی. ابھی جناب جب وہ بندیال نے کہا ہے تو بھاگا پھر رہا ہے, سیڑھیاں ایسے چڑھ رہا ہے جیسے ٹارزن چڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ شخص ہے جو الزام لگا رہا تھا کہ نواز شریف بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گیا, جبکہ وہ سیڑھیاں چڑھے ہی نہیں تھا, وہ لفٹ کے تھرو اوپر گیا. اور آپ ان کے یوتھیوں کی دیکھیں, میں ایک شرط جیتا اس بات پہ کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھا. میں نے کہا یار تجھے کس نے کہہ دیا؟ ایک تیرے جانور ایک عمران خان نے جھوٹ بولا, اوپر سے تو اس کی گواہی دے رہا ہے, اور پھر وہ شرط ہار گیا اور پھر وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. فواد نام ہے اس کا, کہو گے تو میں بتا بھی دوں گا, گواہ بھی دے دوں گا. گواہ بھی کہنے لگا یار اللہ کا واسطہ ہے, یہ جانور ہے, یہ نہیں مانیں گے. مطلب منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, ایسے بے اختیار ہوئے ہیں پیچھے. بہرحال موضوع کی طرف کہ یار فواد چودھری, شہباز گل, ابھی وہ اللہ کو جان دینے والا وہ گرفتار ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ مکروہ عورت جس نے لوگوں کے جگر اور گردے بیچ کے کھائے ہیں اور مکروہ کاروبار کیا ہے, لاہور کی جو ہے, یہ کینسر کی مریضہ بن جاتی ہے منٹ میں, اور ویسے ایک دم ٹارزن بن کے سامنے آ جاتی ہے. چٹا سفید جناب اس کا سر ہے. اور یاسمین راشد, لوگوں پاکستان میں علاج کے لیے سہولیات نہیں دینی دیتی, اس لیے کہ ہر انڈیا جانے والے پیشنٹ کے اندر جو لاہور سے جا رہا ہوتا ہے اس کا کمیشن ہوتا ہے. اس کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. یہ ہے مافیا. کینسر کی مریض ہے, قبر میں ٹانگے ہیں,
आप देखें मतलब 9 तारीख को 9 मई को टार्जन बनी हुई थी, चलो कोर कमांडर हाउस की तरफ, वहां पे सब मॉब को लेके भी जा रही है और बाहर से टाइटल दे रही है कि अच्छा देखते हैं बंदे इकट्ठे होते हैं नहीं होते, और जरा गिरफ्तारी का डर हुआ है, कैंसर की मरीजा 70 साल की उम्र है मेरी, चला नहीं जा रहा, लाठी लेके जनाब झुकना शुरू हो गई है, वैसे गाड़ी ड्राइव करती हुई आ रही है। यानी कि मुनाफिकत, झूठ, रियाकारी, ड्रामेबाजी की एंड है इन लोगों के ऊपर। मुल्क को बर्बाद करके यहां तक पहुंचा दिया और उसके बाद फिर ड्रामे नए शुरू कर दिए। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। देखें मामला यहां पे जो रुका हुआ है ना, जिसको मैं बात करके एक ही बात बार बार करता हूं कि अब सिस्टम चल नहीं सकता। सियासतदान अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सियासत कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से के साथ जो कहते हैं अब हम डी पॉलिटिकल हो गए हैं, ए पॉलिटिकल हो गए हैं, बी पॉलिटिकल हो गए हैं, डी पॉलिटिकल हो गए हैं। और भाई तुम्हारे ए पॉलिटिकल होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ए कमर्शियल होने से फर्क पड़ता है। तुम कारोबार जब तक नहीं ना छोड़ोगे तब तक कोई नहीं, वरना तो हर थोड़े से मामलात बेहतर होंगे, फिर एकदम जनाब इनमें रूह नहीं आ जाएगी कि पहले वालों ने तो काम ठीक नहीं किया, अब हम करके दिखाते हैं और हमेशा बेड़ा गर्क करते हैं और ये कर ही नहीं सकते। भाई कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर कहसान का काम दुरुस्त कर ही नहीं सकता, कहसान का काम कहसान ही दुरुस्त तरीके से करता है। और कोई कहसान अच्छा जहाज नहीं उड़ा सकता कि मैं इतनी बड़ी फसल लगाता हूं, हजारों लोग मेरी वजह से जनाब वो जिंदा रहते हैं, लिहाजा मैं जहाज भी बड़ा बेहतरीन उड़ा सकता हूं। नहीं उड़ा सकता, वो पायलट नहीं है। और पायलट जो है ना वो मशकी का काम नहीं कर सकता कि कुएं में से पानी निकाले, मशक भर के जो है ना लोगों के घरों में दे के आए। उसके लिए एक निज़ाम चाहिए होता है, उसमें सब्र चाहिए होता है, उसका काम होता है, वो जानवरों से ज्यादा काम कर रहा होता है और बेहतरीन काम कर रहा होता है। उसका एक नज्म ज़ब्त होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। मैं ये इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हूं, लेकिन वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। पायलट ये नहीं कह सकता कि मैं मशकी का काम बेहतर कर सकता हूं या मैं जूतियां बेहतरीन गाड़ सकता हूं। वो कोबलर का काम, ये मोची का काम नहीं कर सकता। वो पायलट है, वो जहाज उड़ा सकता है। वो पायलट जहाज बना भी नहीं सकता। वो इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ वो लीवर से जो है ना वो कर सकता है। वो ये भी नहीं बता सकता कि पीछे क्या फंक्शन है कि मेरा जहाज जो है ना इतने शॉर्ट वक्त में जो है ना कट ले लेता है। कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लीवर घुमा सकता है। हम लोग गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, स्टीयरिंग पे बैठ गए, दो चार चीजें देख ली, ऑयल कितना है, इंजन ऑयल कितना है, दीगर चीजें हमने चेक कर ली, एसी काम कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन हम इंजन बना नहीं सकते। यही हर एक का काम होता है। अब करें आप सियासतदानों से मुकाबला। सियासतदान तो कौन है, मतलब एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठा हुआ है और ये अपना जरदारी साहब बैठे हैं, मौलाना बैठे हुए हैं, अख्तर मेंगल साहब बैठे हुए हैं, दीगर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। वो अपने अपने जगहों की बेहतरीन सियासत कर रहे हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है अपना शहबाज शरीफ साहब, छलांग मार के बीच में आ गए, मामला खराब कर दिया। फिर भी वो पॉलिटिशियन है, वो फिर भी संभाल रहे हैं। इसमें पॉलिटिशियन है तो वो मरीम नवाज शरीफ है। कल मौका मिला, इसने कल चपेड़े टिकाई, वो चपेड़े टिकाई कि रह नाम रब्दा। ये थी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, जो कि आज से 10 साल पहले क्या थी तो और आज क्या थी। जो आज यानी कि कल की गुजरे हुए दिन में जो मरीम नवाज शरीफ ने चपेड़े लगाई हैं, इसका 10% भी जो था ना आज से 10 साल पहले होता तो क्यामत आ गई होती पाकिस्तान में, हलचल मच गई होती, ऐसे नोटिस हो गए होते, 184-3 घोड़े पे दौड़ रहा होता अल तुकरल के। तो अब करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इसी में से बेहतरी निकलेगी, मजा आएगा। बहुत शुक्रिया जी फवाद चौधरी साहब, डट के रहना। आपकी जो अल्फाज होता है ना, अभी मैंने ट्वीट में भी लगाए हैं कि ये लोग पाकिस्तानियों का माल ऐसे लुटाते हैं जैसे डाके का माल मुजरे में लुटाया जाता है। तो आप लोगों ने डाके मारे, हर चीज सामने आ गई। अब आप देखें जो ना नजारा है, क्यों खौफ है, क्यों डंडे के सामने, क्यों टिकटिकी के सामने जो ना आप बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं बोल पा रहे, गुनाह किए। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो आने के लिए नहीं तैयार। यानी कि वो आप याद रखें जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2013 में उन्होंने कही थी कि वो वक्त आएगा तुम लोग भीख मांगोगे कि वजीर आजम बनो, और कोई वजीर आजम बनने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होगा। लेकिन फिर भी 1 सितंबर 2022
21 سے جو رابطے شروع ہوئے اس میں یہ بھیک ہی مانگ رہے تھے کہ اس ملک کو بچاؤ، لیکن پھر نواز شریف آگے بڑھ گیا کہ چلو اس ملک کو تو بچاؤ، اور پھر انہوں نے جو نا بے شرمی کہ بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ کہتے ٹھیک ہے کھڑا ہے، اب تم بھگتو، ملک تو بچا لوں گا، پارٹی کی بھی قربانی دے دوں گا، جو میری کمٹمنٹ ہے میں اس کو بھی پورا کروں گا، لیکن جو تمہاری شیطانیاں نا اب تم ہی بھگتو گے، اب تم خود جو انسان ناک رگڑو گے کہ اس کو ہٹاؤ اور کوئی انسان کا بچہ لے گیا، کیونکہ میاں نواز شریف اتنا تو ہے نا کہ اس نے سب جگہ، بھیا نا آپ اندازہ کریں یہ ملک کا وزیر اعظم ہے کہ دنیا کا ہر طاقتور جو انسان ہے وہ لنڈن میں میاں محمد نواز شریف سے بات کر رہا ہے، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو، یہ ہے وزیر اعظم۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ فواد چوہی صاحب انجوائے کرو اور دیگر بھی انجوائے کریں، ابھی یہ اندر ہوں گے باہر ہوں گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔